दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट कई मायनों में अलग है। वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली एक सक्सेसफुल हिट सॉन्ग दिया है। उनकी एल्बम हुई है, उसमें से गाना सुपर हिट हुआ है। उस गाने के जो स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि यूट्यूब पे उस गाने को 10 मिलियन बार अप्रॉक्सीमेटली ऑफिशियल लिरिकल और मेन वीडियो पे देखा गया है और सुना गया है। स्पॉटिफाई पे तकरीबन 15 मिलियन स्ट्रीम है। स्पॉटिफाई की तकरीबन 1 लाख प्लेलिस्ट में उस गाने को फीचर किया गया है। विंक के टॉप 40, स्पॉटिफाई के टॉप 30, ऐसी तकरीबन हर बड़ी प्लेलिस्ट और हर बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे वो टॉप में गाना चार्ट कर रहा है। और उस गाने के ऊपर 6 लाख से ज़्यादा ऑफिशियल रील बन चुकी है। 1 बिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं। तकरीबन 60,000 यूट्यूब शॉर्ट्स बन चुकी हैं। और यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, इन सबको अगर मिलाएंगे तो 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और भी हैं। एक गाना जब इतना बड़ा हिट होता है किसी का, और नया जब हिट होता है, तो उसके बाद दुनिया कैसे बदलती है, ये शायद पहली बार हम अपने पॉडकास्ट पे किसी आर्टिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वो कश्मीर से आने वाले हमारे पहले गेस्ट हैं वो इस पॉडकास्ट पे। वो अपने आप में अलग इसलिए भी है कि वो पहले एक शायर भी है, एक पोएट है। सिर्फ सिंगर या म्यूज़िक कंपोज़र नहीं है, एक पोएट भी है। तो ऐसी एक यूनिक पर्सनैलिटी जिनका नाम है फ़हीम अब्दुल्ला, उनसे हम आपको मुलाकात करवाएंगे आज। फ़हीम, वेलकम टू द म्यूज़िक पॉडकास्ट। थैंक यू सर। फ़हीम, वेलकम टू द म्यूज़िक पॉडकास्ट। थैंक यू सर। फ़हीम, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट ग्रेटफुल टू बी हियर। थैंक यू। तो फ़हीम, आज मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट दिन है, क्योंकि आज मुझे ना कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बात करनी है जो जनरली शायद कोई नहीं करता, और बहुत ज़रूरी है। जब से सोशल मीडिया आया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, स्पॉटिफाई और बाकी सारे प्लेटफॉर्म आए हैं, यूट्यूब आया है। इससे एक फ़ायदा तो हुआ है कि हर महीने एक आर्टिस्ट ब्रेकआउट हो रहा है। हमने गंगनम स्टाइल से देखा था, डेस्पेसिटो देखा, और हर महीने कभी असम से, कभी बिहार से, कभी यूपी से, कभी बंगाल से, हर जगह से आर्टिस्ट ब्रेकआउट हो रहे हैं। सक्सेसफुल हो जाते हैं आर्टिस्ट, और सक्सेसफुल होने के बाद दुनिया बदलती है। वो जब दुनिया बदलती है, उस समय होता क्या है, ये शायद ही लोग समझ पाते हैं। तो अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जान पाएँ, जी। तो पहले आपकी कहानी के बारे में बात करेंगे कि आप कहाँ से आते हैं, आपने कैसी अपनी एल्बम लॉन्च की, क्या क्या आपकी जर्नी रही और यहाँ तक कैसे पहुँचे। उसके बाद हम इन मुद्दों पे आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपकी जर्नी, मेरे ख्याल से अभी तक आपने ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं किए, तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो इश्क इतना सुपर हिट गाना है, उस गाने के पीछे जो आर्टिस्ट है वो कहाँ से आते हैं, कैसे उन्होंने लाइफ अपनी जी, उस जर्नी के बारे में बात करते हैं। जी सर। तो सर बेसिकली मैं श्रीनगर से हूँ, कश्मीर। मैं आई गेस सेकेंड ग्रेड में था जब आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड अ वॉइस, और मेरे कुछ टीचर्स ने कहा कि यू साउंड प्लीजिंग। आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली, सेकेंड ग्रेड का एक स्टूडेंट, उसे क्या ही पता है, बट सबकॉन्शियसली काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस रहे हैं जो पहले से आते गए, एंड आई डिड नॉट रियली थिंक अबाउट इट ग्रोइंग अप कि I would end up being a musician or I would do something which is related to music. एक पॉइंट आया जब रियलाइज किया कि ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको कंपोज भी किया जा सकता है, एंड द वॉइस वाज ऑलवेज देयर, सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट मोर विद टाइम, और आई थिंक आई रीच टू दिस पॉइंट वेयर आई वाज कन्विंस्ड कि मैं सफिशिएंट फील करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ व्हेन आई सिंग अमंग द पीपल आई लव, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली. So that was it for me. I never intended to come out as a singer-songwriter. I remember this one song, the first one that I came out with, Jhelum, in 2020. So I was supposed to make a short film.
तो उस शॉर्ट फिल्म की जो कहानी थी वो किसी और गाने पे फिल्म होनी थी, बट लास्ट मोमेंट वो पॉसिबल नहीं हुआ कि उस गाने पे हम उसको फिल्म करते. सो फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड कि यू ऑलरेडी हैव अ सॉन्ग जिसका नाम जहलम है, सो व्हाई डोंट वी मेक इट एंड देन पुट द म्यूजिक वीडियो अलाइंड विद इट. तो हमने 2-3 महीनों में वो गाना बना दिया और इट वाज साउंडिंग ग्रेट. और मेरे माइंड में ऐसा था कि अगर 10,000 लोग इसको सुन लेंगे तो शायद हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज द प्राइमरी फोकस वाज द फिल्म एंड नॉट द सॉन्ग. द सॉन्ग वाज एन एक्सप्रेशन व्हिच आई हैड ऑलरेडी रिटन काफ़ी सालों पहले, और काफ़ी साल पहले सेम टाइम पे वो कंपोज भी हो चुका था. So after that, when it came out, it really blew up in Kashmir. लोगों ने उसे पसंद किया, उसको प्यार दिया, and फिर a lot of people started telling me कि when is the next song coming? I didn't know when would the next song be out. So I took out Jehlam in 2020, Judai in 2021, and then Aankhein in 2022. So one song a year was it for me, because I was focused on the writer part and I was doing filmmaking on the side. और पढ़ाई भी चल रही थी. I was doing my masters in English literature. So 2022 में जब आंखें रिलीज हुआ, वो बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का एक गाना है जिसमें कोई कोरस नहीं है. इट इज़ अ फ्री फॉल, उसमें बस एक स्टोरी बोली जा रही है. तो वो काफ़ी कम लोगों ने सुना. तो मैं ये भी समझ गया कि गाने दो किस्म के हो सकते हैं. एक वो जो लोकप्रिय हों, जो मासेस सुने, और एक इस तरीके के भी हैं जो बहुत कम लोग सुने, लेकिन वो जो सुनने वाले हैं, दे आर द पीपल हु रियली वांट टू लिसन टू. It's a niche dedicated audience. राइट. सो आंखें वाज अ नीश सॉन्ग. तो उसके बाद आई फेल्ट लाइक कि ऑल ऑफ व्हाट आई वांट टू से, it has to be put in a nice way, because I don't know how to put music out. मुझे किसी ने सिखा दिया था कि distribution कैसे करते हैं, and I went online and I put it out. So right there, this struck my mind कि no, this is not something which can be done this way. There has to be another way to do it. Now that I'm taking it seriously and I want to take it ahead. So somebody suggested, why don't you like go to Bombay and see what is there in your fate? Try your luck. So me and Arslan, he's my best friend, he's my go-to person actually. हम साथ में मिलके गाने बनाते हैं, हम साथ में मिलके compose करते हैं. So we guys came to Bombay. हम 2023 beginning, I think it was ending Jan, हम मुंबई आए और 10 दिन का प्लान था कि हमें यहाँ 10 दिन रहना है, और लेट्स सी कि इन 10 दिन में हम क्या कर सकते हैं. तो मैंने उसको ऐसा कहा कि भाई देख, 10 दिन का टाइम है, देखते हैं क्या उखाड़ सकते हैं. आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ रिप्रेजेंटेशन कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट जो मुझ जैसे आर्टिस्ट को मे बी रिप्रेजेंट कर सकती है या करना चाहती है, इफ दे फाइंड द म्यूजिक इंटरेस्टिंग. सो इस प्रोसेस में there was a lot of miss. We went to somebody, we went to some other person, उनको अपना म्यूजिक सुनाया और फिर उन्होंने अपना म्यूजिक सुनाया कि हम आप लोगों से क्या चाहते हैं. सो इट डिड नॉट सिट राइट विथ माई हेड कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट अगर आप मुझसे कुछ चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं उस डायरेक्शन में जाऊं, तो मेरा इंटेंट खत्म हो जाता है. मेरा एक इंटेंशन है एक गाना लिखने का, लेकिन आप चाहते हो कि मैं उसे एक अलग वे में लिखूं, तो वो वैसी बात होगी कि आप मुझे हायर कर रहे हो वो सब करने के लिए. तो it was a no luck for I think for 8 days. On the 8th day, अब परसों हमें वापस जाना है to Kashmir, and 8वें दिन we met a friend who had brought her friend with her, and she found my music interesting, and I had no idea that she would make somebody else listen to it. Yeah, she would pitch in. So we had dinner and we left. तो अरसलान को मैंने कहा कि भाई it's okay, let's do it the way that we are doing, let's see कहाँ जाते हैं. And the next day I got a call. I got a call from Rohit Sopti, and उन्होंने कहा कि I listened to your song और मुझे बहुत interesting लगा. I didn't know who this person is, but over the phone call he asked me this one beautiful question, and
I thought कि yes, this might be the person I was looking for, क्योंकि उन्होंने पूछा what is your philosophy of music? Nobody asks you that question when music is a business. ये सवाल नहीं पूछा जाता है. जिनसे भी मैं मिला था उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा. उन्होंने मेरे numbers देखे, उन्होंने देखा कि क्या है, ठीक है. So when all of this happened and they listened to all our music and saw all the music videos, मेरा और अरसलान के दोनों के गाने सुने, and I think it was the very moment he did not think much about it as far as I remember. He said, let's work together. I want to help you guys out with the fact that I want to take you to the world. And then later on, it became like, hey, he said, I want to bring the world to you. So first the intent was to take us to the world, and now it was like, I want to get the world to you. So it was very interesting for me, क्योंकि coming from Kashmir, मैं समझता हूँ कि हम लोगों का mostly जो वहाँ पे म्यूजिक बनता है वो पहाड़ियों से आगे बढ़ता ही नहीं है. I don't know what the reason is, but I think that was the moment when I found the first believer. और ये बात है मार्च 2023 की आप बोल रहे हो? जी, ये फेब 2023 की बात है. मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि मैं ऑन एन एवरेज हर हफ्ते 1 या 2 आर्टिस्टों से मिलता हूँ, और जो कि अपकमिंग कोई कंपोजर है, कोई लिरिसिस्ट है, कोई सिंगर है, और बहुत बार मैं कोशिश भी करता हूँ समझाने की, लेकिन शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ. ऐसा भी नहीं है कि कोई पहुँचा हुआ इंसान या कोई कनेक्टेड इंसान आपको अगर सपोर्ट कर दे तो करियर बन जाएगा या गाना हिट हो जाएगा. और आपकी ये स्टोरी ना वो प्रूव करती है, क्योंकि जिस फ्रेंड की आप बात कर रहे हो वो हमारी पॉडकास्ट की हेड है, डिम्पल. आई हैड टू मेंशन बिकॉज वी आर आल्सो एसोसिएटेड विद दैट सॉन्ग. जिस इंसान की आप बात कर रहे हो, रोहित सोबती, दैट लेबल आर्टिस्ट फर्स्ट इज आल्सो ओन्ड बाय मी, एंड apparently I had no clue about these things until unless we met a week back. Correct? गाना जब हिट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम मिले, और हमने भी एज अ लेबल तकरीबन 50 गाने रिलीज किए थे इस गाने से पहले. उन 50 गानों में से कुछ गाने ठीक ठाक चले थे, लेकिन हमने उस 50 गानों में अपना कनेक्शन, अपना नेटवर्किंग, काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन गाने नहीं चले थे. और ये वो गाना है जिसमें हमने रूल्स फॉलो नहीं किए थे. ये गाना आपके यूट्यूब चैनल पे एज एन ऑडियो पीस आया था, और फिर वो बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी सिर्फ ऑडियो रिलीज हुआ था, वीडियो रिलीज नहीं हुआ था. एक एल्बम का पार्ट है जो 14 गानों की आपकी एल्बम है, लॉस्ट फाउंड. ये मैंने भी सीखा कि लॉस्ट एंड फाउंड नहीं है जी. लॉस्ट के बाद एक पॉज है, एक सेमीकोलन है, उसके बाद में फाउंड है. तो ये गाना जब रिलीज हुआ, ये अपने आप ऑर्गेनिकली लोगों को पिकअप होना शुरू हुआ. गाना भी थोड़ा सा यूनिक है, इसमें हुक लाइन ही नहीं है प्रॉपरली. तो ये एक्चुअली जब आप सही इंटेंशन से काम करते हो तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कैसे हिट होता है और कैसे सब चलता है. तो हम इसके बारे में अभी बात करते हैं, एल्बम के बारे में, कि एल्बम का पहला गाना रिलीज हुआ 2 मार्च को, और उसके बाद में अभी मेरे ख्याल से 2 गाने और एक गाना और रिलीज हुआ, वो रिलीज हो चुका है, और आपके 12 गाने और रिलीज होने बाकी है जी, जो कि कब रिलीज हो रहे हैं? 25 मई को जी. और तो इस एल्बम में और क्या क्या है उस पे बात करने से पहले अभी बात करते हैं कि 9 मार्च को गाना रिलीज हुआ. आज जब हम शूट कर रहे हैं 9 मई है जी, तो 2 महीने. तो 2 महीने में क्या क्या कैसे कैसे बदला आपकी जिंदगी में? सर मैं ये समझता हूँ कि बहुत चीज़ें बदल सकती हैं, और एक पॉइंट आता है हर इंसान की ज़िंदगी में जब ही नोज़ के अभी लाइक I've reached there where I want to be. Attention wise बहुत कुछ बदला. The number of all the bests were very few, but the number of congratulations were a lot. और वो अभी भी exponentially increase हो रहा है. लेकिन सर मैं जब मुझसे ये पूछा जाता है कि हाउ डज इट फील, अभी कैसा महसूस हो रहा है, अब तो सब बदल गया होगा, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट रियली feel that anything has really changed except for the attention. Had I seeked it, I would have loved it. I did not seek it. So I'm fine with it. Okay, it's coming.
I'm very grateful. I'm very humble about it. And I don't think too much about it, sir, कि अभी चीज़ें बदल गई हैं. Because वो गाना बाहर आने में 5 साल लग गए. और उस गाने का फेट ही वैसा था कि उसकी जर्नी वैसी थी कि उसे 5 साल लगने थे. And it had to come out the way that it did. So मैं अपने दोस्तों को भी और जो भी ये पूछता है कि कैसा महसूस हो रहा है, महसूस वैसा ही हो रहा है जैसा हो रहा था. और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ और महसूस हुआ तो शायद वो बंदा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसने ये गाने को इमेजिन किया था इस वे में. So, sir, I just want to be true to who I was and just be as real as I can and always be grateful for whatever is happening the way that it is happening. थोड़ा गाने के बारे में बात करते हैं जी. कि गाने में कौन कौन है और गाना कब शुरू किया था, जी. उसके रिलीज होने तक क्या क्या कहानियां हुई, उसके बारे में बात करते हैं. सर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इश्क को लेके. काफ़ी साल पहले जब मैंने I'd come across this poem basically जो एक शायर ने लिखी है. उनका नाम है आमिर अमीर. वो पंजाब पाकिस्तान से लेकिन रहते यूके में. तो उनका जो कलाम मैंने पढ़ा, it just like it hit the right spot in me. और सिंस मैं भी एक राइटर हूँ, उस चीज़ को मैंने ऐसे रिलेट किया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद ये आइडिया मेरे पास भी था. ये आइडिया 100% आई वॉज फीलिंग व्हाट ही हैड रिटन देयर, बट मैं थोड़ा लेट था उस चीज़ को लिखने में. उन्होंने ऑलरेडी लिख लिया था. एंड दैट वाज द मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि दिस हैज़ टू बी दिस हैज़ अ साउंड टू इट. लाइक आई वॉज लिसनिंग टू इट इन माई हेड. तो आई रियली वॉन्टेड इट टू बी अ सॉन्ग. बट वो खुदा के फजल से हयात हैं. लाइक he's very much alive and he's a young man. So I reached out to him on Facebook and I had no hope that he would reply, but he did, which was a great start. So मैंने उनसे कहा कि मैं इस गाने को कंपोज करना चाहता हूँ, मैं इस गाने को गाना चाहता हूँ. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में कहा कि you know he welcomes it and he sent me the typeset जो लिरिक्स का था, जो पूरी पोएम थी. तो उन्होंने मुझे वो भेज दी क्योंकि ऑनलाइन कुछ लफ्ज़ वहाँ कुछ लफ्ज़ यहाँ ऐसा था. सो व्हेन आई गॉट इट नाउ आई हैड टू डिसाइड कि ये इतनी जो नरेटिव एक पोएम है उसमें से व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट दैट आई कैन रिलेट टू. उसमें ऐसे कौन से पीसेस हैं, कौन से कपलेट्स हैं, कौन सी लाइन्स हैं जिनके साथ मैं एक कनेक्शन फील करता हूँ जैसा मैं बाकियों के साथ नहीं करता हूँ. So I decided, there will be 4 sections. So I took them out separately. और एक मेलोडी एग्जिस्ट होना शुरू हो गई. और ये मेलोडी इन उर्दू अल्फाज से नहीं आई. ये मेलोडी 2 कश्मीरी लाइन से आई बेसिकली, जो थी अज़रो ज़साने दिलबर में आने, बोज़ुनुदबाने दिलबर में आने, जो आउटरो है हमारा. तो इसे जिस वे में गाया गया था वो इसकी टॉप लाइन बन गई. एंड इसका बेसिक कंपोजिशन रेडी हो गया. सो मीनवाइल पैरेलली मैं एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहा था एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. तो जो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, ही रियली लाइक्ड द आइडिया ऑफ दिस पोएम एंड जैसा ये महसूस हो रहा था, मे बी उनकी फिल्म के सिचुएशन के साथ वो बहुत सिंक में था. So we came to this conclusion कि ठीक है, let's do the song for the short film. So in this journey, we tried somebody for making music, didn't work out. Then came Rohan Malik on board. Rohan Malik is a long time friend of mine, and he was the guy who then produced music for Jahlam. And now that we had that connection and I knew कि वो understand करता है the sensibilities, so I called him up and I told him कि ऐसा एक assignment है, would you like to hop on? He said yeah, fine. And I sent him that basic composition that I had created. उस पे he built and he arranged it, composed it along with me. उसको एक अलग level पे लेकर चला गया. And
once he sent it to me, I knew this was it. इससे आगे ना हमें ज़्यादा कुछ करना है, इससे कम ना हमें कुछ चाहिए. So was very sure about it. But then it did not make it to the short film, that particular composition. The producer did not like the particular composition. So it went to somebody else. But this was still there, and it was a piece of my heart. And it was very much thought of and curated by... काफी बार रिजेक्ट हुआ मतलब. हाँ, मतलब रिजेक्ट हो चुका था. But then it had to exist. It had to come into the world. और काफ़ी वक्त से फिर हम ये सोच रहे थे कि भाई इसको रिलीज़ करते हैं. But then we did not want to independently release it just like कि मैंने अपने Spotify पे डाल दिया. It felt like it had something special to it and it had to wait. और इसमें बहुत सारी चीज़ें back and forth करनी पड़ी. Because originally उस गाने को सिर्फ मैं गा रहा था vocally. But over time, we came to this point कि नहीं, to add more flavor to it, there has to be another vocalist, and which was Rohan himself. So once we got the final draft, I remember the first draft was created in a hotel. So Rohan stays in Sopore, कश्मीर में एक जगह है Sopore, एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला में. तो वहाँ से श्रीनगर आया और श्रीनगर में हम एक होटल में रुके. And he had got all his mic and his equipment with him. So we recorded the first draft there. और वो draft SoundCloud पे था काफ़ी साल. और वो SoundCloud link जो थी वो open थी. I did not know how to like do a private SoundCloud link. I'm very bad at tech and all of this. So पता चला कि वो जो SoundCloud link है वो बांग्लादेश में बहुत वायरल हो चुकी है. वो बहुत लोग सुन रहे हैं. जैसे ही मुझे पता चला कि this is at the verge of getting leaked, मैंने figure out कर लिया किसी से पूछ के कि इसको private कैसे करते, उसको private कर लिया. But then a lot of people had downloaded it and they were putting up stories and tagging me कि this is the song and we have listened to it. So that kind of became a trigger point कि भाई this would not be either in favor of the song or in favor of the artists that are involved. Because अगर ऐसे गाना चला गया तो we'll have to it will take us a lot of effort to harness it again. So Rohan and I took this call कि let's go and let's put it out. And simultaneously फिर ये चीज़ हो रही थी. And then was the right time and we started working on the song all over again, recorded it in last year November. I was in Delhi, he was in Delhi. We got together for the recordings और that's how it came into existence and at the end March में उसे release कर दिया हमने. Rest is history. अब आपके दूसरा गाना आया और अभी 12 गाने और आ रहे हैं. एल्बम में 14 गाने हैं. जी. तो 14 गानों में कौन कौन आर्टिस्ट है, कैसे कैसे गाने हैं, कब रिलीज करें? 25 मई को. जी सर. ओके. व्हाट कैन वी लुक फॉरवर्ड टू इन द एल्बम? मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि every song is a piece of my heart and if you put these pieces together, Lost Found is like my heart on a plate for you. और हर गाना एक अलग दुनिया है, हर गाना एक अलग कहानी है. I think the oldest out of the songs ever written is Sajde, जो मैंने 12 साल पहले लिखा हुआ था और 12 साल पहले कंपोज भी किया. स्कूल में थे तब? हाँ, स्कूल एंड हो रहा था. तो कुछ ऐसे भी हैं जो इतने पुराने, इतने टाइम से रखे हुए हैं और कुछ काफ़ी रीसेंट और कुछ तो इनफैक्ट while making the album कुछ लिरिक्स पेंडिंग थे कि इस पार्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है, अभी फील नहीं हो रहा है. और वो उस ही मोमेंट में महसूस हो के इट जस्ट फिट राइट इन. तो ऐसा जो प्रेप था एल्बम का, आई थिंक वो 12 साल से ही चल रहा है. The prep was there already. That's why it took just Jan, Feb, March, April and now it's May. 5 महीने में एल्बम हमने कर दिया है. Right from the basic thought until the final production. And I want to thank the producers because it's very important to align with the thought कि जो आपके गाने का thought है उसको उसके साथ उसका music justice कर रहा है या नहीं कर रहा है. So
album का नाम Lost semicolon Found. So there were certain songs जो उस एक mindset से लिखे थे, उस एक situation में लिखे थे when I think that I was very much lost in my life. And then there were certain songs which I wrote when I was pivoting. जब मैं I was about to set on a journey to find myself. So वो गाने semicolon में और then there is the found part. Okay, so you are saying that there are certain songs which you wrote when you were lost. Yeah, There were certain songs which you wrote when you were in between. That's the semicolon. correct. And there are certain songs which you wrote when you found yourself. Right. So Lost Found became a huge collaboration. Being in Kashmir, being in the music scene, we are very closely knit. हमारी जो community है musicians की बहुत close हैं एक दूसरे के. Like we go to bike trips together. Or we sit together at one place, discuss about music, and we jam together. We make music together, and for me, it's more of a blessing because जो inspirations रही हैं मेरी, like I said, Khalid, Ahmad, Muneem Nazir, or Yawar Abdal. I get to hang out with Yawar Abdal. So that's a big deal for me. At the end of the day, मैं सोचता हूँ कि इसको देख के मैंने ये decide किया कि हाँ मैं music कर सकता हूँ. और फिर वो मेरे साथ एक कोलैबोरेशन कर रहा है वावो के लिए. ये सबके साथ कोलैबोरेशन है इस एल्बम में? हाँ. So every song has a featured collab except for Aag or except for Sajde vocally. Otherwise every song is a collaboration. We have 3 female singers in the whole of the album. There is Sifar in Ilham. There is Artasha Zainab in Kashmir. There is Fo in Khwab. And all the other songs have guys in it. मैं and one more person, me and 2 more people. So in Khudaya Sawal we have Huzaif, Nazar and Junaid Ahmad. In Chak Chuk Blues it's me and Zishan Nabi. Zishan Nabi happens to be one of the producers of the album. So all of these 3 guys are from Kashmir and we have worked on songs before. तो there was a song तेरा होना जो कसाम हुसैन ने ये प्रोड्यूस किया था. Aankhein was produced by Zishan and Judai was produced by Heather. So I have already worked with these guys and I know how they work और इनका sound कैसा है. So the point of getting all 3 together was that all that sounds would just, you know, एक amalgamation हो जाएगा इन तीनों के best parts का. So Zishan has extensively studied music and Heather is an experimental person and Kasam had a band. So alag-alag journeys तीनों की हैं and they could bring something so valuable on the table. So I really wanted to feel this. And what we did is we took an Airbnb in Delhi and हम चारों वहाँ पे थे. So all 4 of us were there for a month and we were working on the album. और कुछ नहीं चल रहा था. We used to wake up and I used to cook for everybody. उन सब में से मुझे अच्छे से cooking आती है. I used to cook for everybody. They used to then after breakfast sit and then start working. तो 3 लोग 3 अलग-अलग rooms में बैठते थे. तो मैं तीनों के पास जाता था. पहले यहाँ इसके साथ सेशन हो गया, फिर यहाँ इसके साथ सेशन हो गया, फिर यहाँ इसके साथ सेशन हो गया. So एक गाने पे simultaneously तीनों लोग काम कर रहे थे. So Kasam is right now working on Valoha. Zishan is working on Naad. Heather is working on Ilham. उसके बाद ये swap करते थे. He used to give a song to him. He used to give a song to him and he used to give a song to him. तो उससे क्या होता था? They used to like work over what the previous person has already worked on. So this was a collaboration right from the basics. मतलब तीनों का विजन साथ में. पहले पूरा प्रोड्यूस कर दो, ओवर प्रोड्यूस भी कर दो, उसके बाद shred it down and then see what to keep and what not to keep. All 4 of us sitting together. And also Yawar was in Delhi, Yawar Abdal was in Delhi. He used to visit. Almost every musician that there is in the circuit was in Delhi, जिन लोगों से जो हमारी community में. So it was the most beautiful experience of my lifetime to start working on the album. And then later on, for a few songs, some more producers came on board. For Sajde,
Aman Morne came on board and he did absolute justice with it. When I listened to the first draft that he sent across, I cried. I could not hold myself back because एक ऐसा गाना जो आपने 12 साल पहले लिखा हुआ है और वो फीलिंग अभी तक बहुत ताज़ा है आपके माइंड में, उस गाने के साथ जस्टिस कर पाना बहुत ही मुश्किल था बिकॉज दैट सॉन्ग इज ऑलमोस्ट 8 minutes लॉन्ग. और बहुत लोगों का सजेशन था कि भाई इसको 2 टुकड़ों में काट के ऐसे कर दो अलग अलग, सजदे पार्ट 1 पार्ट 2. बट देन एक स्टोरी में कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कहाँ से. फॉर मी द स्टोरी मैटर्स द मोस्ट रादर देन ऑल दी अदर थिंग्स. मैं कभी पैटर्न के बारे में भी नहीं सोचा अबाउट द एल्बम के अच्छा ये पहले कोरस रहता है, वर्स रहता है, फिर आपका ब्रिज है, फिर कोरस है, एंड दिस हैज टू हैव अ हुक लाइन. नथिंग लाइक दैट बिकॉज उस सांचे में वो आपने जान लिया है, you know the rules. But then if you know the rules, like try to break them because उस सांचे में आप खुद को फिट इन करना चाहोगे, आप नहीं आओगे, आप उस गाने को तोड़ दोगे, आप उस एक्सप्रेशन को तोड़ दोगे. So you just let it flow the way that it wants to. और यहाँ पे the stream of consciousness comes into play कि जैसा गाना खुद होना चाह रहा है. So मैं बिलीव करता हूँ I'm just an instrument. मैं एक पीस हूँ इस पूरी पजल का. उस गाने को बनना था एंड वो आइडिया मुझ में डाला गया है और मैं उस आइडिया का एक वेसल हूँ जो उसको आगे ले रहा है. सो दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स दैट आइडिया. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट आउट. द सोर्स. एग्जैक्टली. सो आई थिंक उस गाने के साथ छेड़खानी करना वो बहुत ही तौहीन हो जाती है. इफ यू नो इट डज नॉट कम ऑफ एज आर्ट और क्रिएटिविटी टू मी अगर मैं उसको तोड़ मरोड़ के जैसे भी बनाने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं. आई थिंक द सॉन्ग रियली डिसाइड्स इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड आई रियली थिंक कि व्हेन पीपल लिसन टू द होल एल्बम they will realize that every song has a whole another pattern to it, and that is the beauty which I find in Lost Found. The genre, the pattern and the people who collaborated. ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे रूल्स को इग्नोर करके प्योर म्यूजिक बना रहे हो. आई होप सबको पसंद आए और Hopefully रूल्स और फार्मूलाज टूटे. ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है. अगला सवाल है कि कोई अगर मैनेजर है जी आपको मैनेज करना चाहता है तो आप क्या देख के उसको पसंद करोगे? I would have a conversation with this person and see कि I would like to see through, ask certain questions, talk about something, and if we are on the same page, I think I don't have a problem working with people that way. But उसे ये भी देखना है कि say आपने कहा कि somebody wants you to write lyrics for the song and wants to collaborate with you. उसे क्या देखना चाहिए? उसे ये भी देखना चाहिए कि how much is this person willing to do it? और की तो willingness है, वो चाहते हैं, लेकिन मैं उसमें कितना आ सकता हूँ या for real can I really contribute in that way? अगर they want me to write a song, say for example about divorce, I've not felt it, I've not been through it, so I won't be able to do justice. So it has to make a point. So that is very important कि हम relate कर पा रहे हैं दोनों उस चीज़ के साथ, तभी जाके वो एक collaboration बनेगा. Fantastic. Since you are from Kashmir and कश्मीर से ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, but in recent time you are the one whose song has traveled so far. कश्मीर में आपने काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया अपनी एल्बम में. कश्मीर से आने का एक अलग प्रभाव भी होता है, एक अलग बैकग्राउंड भी होता है. और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कश्मीर से नेशनल लेवल पे देश और विदेश में लोगों को बताना चाहते हो अपने म्यूज़िक के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू? पहले तो कश्मीर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. मोस्टली जो लोग वहाँ जाते हैं बाद में फिर वो बोलते हैं कि यार हमने तो अब रियलाइज़ किया है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और ये जगह कैसी है. अदरवाइज उसको बहुत एक दूर से ऐसा देखा जाता है कि एक एग्जॉटिक सी जगह है, ठीक है, एंड लोग ऐसे हैं गोरे दिखने वाले, थोड़े पिंक चीक्स वाले एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक जब आप वहाँ जाते हो तो यू सी थ्रू ऑल ऑफ दिस. आप इस सब को साइड में रख के आप वहाँ के लोगों का दिल देखते हो और वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, वो आपको कैसे वेलकम करते हैं, विच इज़ आई थिंक अगर आप कश्मीर से फिर वापस आते हो ना, यू स्टार्ट मिसिंग इट कि आपको वहाँ कैसे ट्रीट किया गया था. तो आवर म्यूजिक इज़ ऑल्सो वेरी मच दैट वे. सो आई वुड वॉन्ट टू टेक
the culture, the tradition, the language to the world. I would like to let people know that this is how we think. The poetry is the poetry which has ever been written in Kashmir. हमारे themes अलग हैं, हमारे जो तरीके हैं म्यूजिक करने के वो अलग हैं. हर एक जगह का अपना एक फोक कल्चर होता है. हमारी जगह का फोक कल्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. बस फ़र्क यह है कि उसे अच्छी तरह से देखा नहीं गया है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है. And everybody knows Kashmir has a lot of film potential. मतलब you take a picture at any place, it is looking nice. So I think all of that potential that it has, it needs to be seen. तो मेरे ख्याल से पहले वाला जो सवाल था ना मेरा जी, उसका जवाब मुझे मिल गया जी, जो भी आपके साथ काम करना चाहता है जी, वो अगर आपके इस मिशन में जिसमें आप कश्मीर के कल्चर, ट्रेडिशन, म्यूजिक को बाहर ले जाना चाहते हो, अगर उस विजन में आपका साथ दे पाए जी, तो आप उसके साथ डेफिनेटली काम करोगे. 100%. So मैं ये इंटेंट के साथ एल्बम पे भी काम किया हूँ कि every song has to give you this feeling कि ये गाना तो लग रहा है ऐसा कि it has come from this part of the world. And a person told me in a message, said कि when I listened to the song Ishq, I feel like I am in Kashmir. और बहुत लोगों ने ये आउटरो में रियलाइज किया इश्क सुन के कि दिस इज अ कश्मीरी सॉन्ग. सो आई पुट दोज टू लाइन्स इनटू द सॉन्ग. What does the line means? It means Azroz. It says Azroz Usane Dilbar Myane. Stay at my place, my beloved. Bozan Bane Dilbar Myane. Meri baat suno, my beloved. So it is a very simple thing to say, but और then भी है. बस ये दो है. It's just repeated twice. Yeah. So these two lines, we knew that Ishq would be listened to by a lot of people, lot more people than the other songs, because उसका relatability बहुत है, universal thought है of love, and everybody thinks कि मतलब जो प्यार, मोहब्बत और इश्क तो बोलते हैं इश्क is on the top. तो सबों की एक लेवल रहती है कि मुझे इससे इश्क करना है, मोहब्बत नहीं करनी, प्यार तो बेसिक है. So when you talk about ishq, तो बहुत relatable था, but then putting these two lines in there also meant the representation. कि अगर वो कभी भी कोई भी कहीं भी सुन ले तो गाना पूरा सुन के he will realize अच्छा ये तो कश्मीरी language है. Okay, so there's some connection. So that is the whole point of bringing Kashmir on the map of music and poetry. तो जैसे के पॉप लोगों ने कोरियन सीखनी शुरू की जी, के पॉप के बाद, जी. तो आप भी ऐसी विश करते हो कि लोग कश्मीरी सीखने शुरू करें गाना सुन के? नो हार्म अगर लोग कश्मीरी सीखें, बहुत ही मुश्किल ज़बान है, बट हाँ, इन द मॉर्निंग आई गॉट दिस वीडियो. मुझे इरफान बुखारी हैं, ही इज़ लाइक अ मेंटोर टू मी. He also features in one of the songs, Parvan. So he sent a video to me. He's in Delhi. He was going to work and his cabbie was listening to Ishq. और वो पूरा गाना साथ में गा रहे थे. So he had taken a video. और मैं वीडियो देख के बस स्माइल कर रहा था while on the way here. And he also sings Kashmiri lines, that guy. He's from Delhi. He doesn't know Kashmiri. But then he's also singing Kashmiri lines. So that is the impact. And फिर उनने उससे पूछा था that how is the song for you? He was amazed to know कि वो मुझे जानते हैं. So that impact कि जैसे a lot of people maybe in down south they might not know Punjabi. But when something really hits them, they catch it and then they try to sing that language also. I listen to a lot of Turkish music, Persian music. And जब मैं Turkish या Persian गाने सुनता हूँ, I also try to like sing along because Kashmiri language का root Persian है. So there are some words which I understand, some words which I don't understand. It's the same thing with like the Hindi listening audience singing and enjoying a Punjabi song. But also then there lies a difference. Punjabi music is very vibey and you can dance to it. But Kashmiri music is not something which might necessarily make you dance. It is something which will make you feel. So it has a lot of soul. So it will go in that direction that you just want to sit and listen and hum along.
Can you teach me 3 Kashmiri words Okay, for the as a beginner? I can. So I think सबसे खूबसूरत लफ्ज़ जो मुझे लगता है is वंद माई ज़ू. Wund mai zoo. वंद माई ज़ू मीन्स मे माई लाइफ बी सैक्रिफाइस्ड फॉर यू. और ऐसा हो जाए जैसे कहते हैं ना, मतलब तुम्हारी बलाएं मेरे सर आ जाए. So that's what mothers usually say. And then there is another word. It's like a phrase. Near kurmak khodayas hawal. Near kurmak Kurmak. khodayas Khudayas. हवाल. So it means जाओ तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ. And in the morning जब हम ऑफिस निकलते हैं, यूनिवर्सिटी जाते, कहीं भी जाते, तो आपकी माँ, आपकी दादी, आपके डैड, जो भी आपके घर पे, so you tell them कि मैं जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं नियर गुरमा खुदा है सवाल, जाओ तुम्हें ऊपर वाले के हवाले करता हूँ. And this is the title of one of my songs in the album, खुदा है सवाल, and it says the first line, नियर गुरमा खुदा है सवाल. So this is also very beautiful, which I think exists in Kashmiri language. And another one would be Kashir. 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 ये easy है. हाँ. So Kashir is Kashmir. Okay. हाँ. तो कश्मीर का नाम कश्मीर है, but जो कश्मीरी लोग हैं वो उसे कशीर बोलते हैं. Kashir. Okay. So that's like the old हाँ. tradition. Yes. So you also say Moj Kashir. Moj Kashir means mother Kashmir. कश्मीर से जी. वो कौन से फॉर्म ऑफ म्यूजिक है या इंस्ट्रूमेंट्स है या कल्चर्स है जो आपको लगता है कि अभी भी म्यूजिक और फिल्मों में यूज नहीं हुए, जो और बाहर आने चाहिए? तो सर पूरे जे.एंड.के में 3 डिविजन्स हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख. तो हर एक जगह का अपना अपना कल्चर है. सो एज यू कीप मूविंग फ्रॉम कश्मीर टुवर्ड्स जम्मू, तो जितनी भी पहाड़ियाँ बीच में आती हैं, दे हैव देयर ओन कल्चर. तो एक काफ़ी पहाड़ी कल्चर भी है. और फिर द वैली कश्मीर का अपना कल्चर है. एंड देन व्हेन यू गो टुवर्ड्स लद्दाख, तो यू नो हाउ एवरी 15 kilometers द language keeps changing a little. So towards dialect changes. the dialect changes, and you can actually see if you make a trip from Kashmir to Ladakh, you will see ki how that really changes. You will feel it, like you will see it. तो हर एक जगह का अपना अपना कल्चर है और सब कल्चर्स बहुत ही रिच हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं. एंड आई थिंक अभी कुछ नहीं आया है बाहर जो लोगों ने देखा हो among the folk म्यूजिक या फोक के डांस. जिसका कुछ नाम है? हाँ, या सो फोक में छक्कर आती है, फोक में रोफ आता है, फोक में वन वन आता है. सो रोफ जो मैंने कहा, रोफ इज अ डांस फॉर्म जिसमें लाइक अ ग्रुप ऑफ women, they stand together, hold each other's backs like this, and then they move back and forth. It's a very sweet thing. And ये रोफ जो है वो शादियों में भी होता है, एंड ईद पे हुआ करता था पहले. So there's a lot about that. और रोफ करते करते जो वो गाते हैं, जैसे ईद आए रस रस ईद गाव सब ईद गाव सब. So the pulse उस पे वो they do back and forth. Or this is a part of one of my songs, एक outro है. And the one one part which I talked about, one one is one one गाने को ही कहते हैं. But then it also goes a certain way. जैसे शादी में बैठ के all the women they sit and they're doing all the singing. It's very unanimous, मतलब सब साथ में. So there's one woman जो 2 lines गाती है और उसके बाद everybody joins in. And then there is this instrument called tumbaknar. It's like a tumbak, but उसको बोलते तुम. Sorry, what is it, tumbak? A tumbak is like a, how do I tell you? It's like, you know how this thing in मतलब एक Persian instrument है ना जिस पे belly dance करते हैं. So structurally वो वैसा है, but then it is very specific to Kashmir. It's a percussion instrument. It is a percussion instrument. So there is that, which is very simple, and women can also play it who are not trained. So, but then there are other instruments also. There is sarangi, which you know, sarangi, what sarangi means. There is rabab, which was brought in from the Middle East, right? तो ये जो instruments हैं और अपना संतूर है. So ये सारे sounds बहुत अब whenever I listen to any of these sounds in any song, it feels like okay, yeah, मतलब this takes me back to Kashmir. And then there is Chakar. Chakar has been there for a long time. Chakar is
it's a very long narrative type of singing जिसमें stories बोली जाती हैं. और पहले क्या होता था कि अफसाने बोलने का जब वक्त होता था, जो टाइम चला जा चुका है, now people don't have the time बैठ के अफसाने सुने. So there used to be a narration. जो सिंगर है और उसका जो बैंड है वो बैठ के the singer used to do the narration. वो पहले बोलते थे कि ऐसा उसको हुआ. अफसाना बोलते हैं. हाँ, अफसाना इज अ वर्ड. अफसाना is come from फसाना. हर म्यूजिक लवर, इंडियन म्यूजिक लवर ने सुना ही होगा. जी जी. बट सच बता रहा हूँ, मुझे भी अफसाना होता क्या है अच्छा. ये अभी पता चल रहा है कि ओके. मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था. बहुत लोगों ने आपके लिए सवाल भेजे. तो मैं वो सारे सवालों का जवाब आपसे लेता हूँ. सबसे पहला सवाल है कि व्हाई आर यू सो सीरियस. ये सच में सवाल है. I am serious. I'm fun also. ऐसा नहीं कि मैं all the time serious रहता हूँ. But I think जब आप एक शायर होते हैं तो आप ऐसे होते हो. I don't really think. आपने कभी कोई हंसने वाली शायरी लिखी है? I think सिर्फ नहीं, हंसने वाली तो नहीं लिखी है. मैंने एक बार कोशिश की थी कॉमेडी लिखने की, बहुत मुश्किल है. I think tragedy comes very naturally to you. अगला सवाल है कि क्या झेलम कश्मीर की स्ट्रगल से रिलेटेड है? या a lot. काफ़ी अंडरटोन्स हैं क्योंकि जो जिस जगह की हकीकत है वो उस जगह की हकीकत है. जो कश्मीरी ने एज अ कम्युनिटी फील किया है, आई थिंक एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक आर्टिस्ट की उस ओरिजिनलिटी को बरकरार रखना. बाकी वो किसको वो बात सही लगती है, उसके अंडरटोन्स क्या है, दैट इज सम अदर. दैट्स नॉट समथिंग व्हिच. अगला सवाल है कि अगर मेरे पास एक लिरिक्स या पोएम है और मैं चाहता हूँ कि आप कंपोज करें, तो मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट करूँ? तो सर बेसिकली मैं हमेशा मैंने अपना लिखा हुआ ही कंपोज किया है या गाया है. इट्स जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कि इश्क ऐसा था जो इतना रिलेट कर पाया मैं जिस चीज़ को. सो आई थिंक या तो मैं उस चीज़ को खुद डिस्कवर करूँ कि किसी ने ये लिखा हुआ है. एंड so I met this person some months back. So his name is Kaleem Karnai. I was in a cafe with my friend Arslan. So he knew Arslan and he came and he sat with me. He said, you know Fahim bhai, मैं भी लिखता हूँ. तो मैंने कहा सही है. We ordered some coffee and मैंने कहा meanwhile, why don't you make me listen to one of your writings? So this was a real conversation we were having. I met him in real life. We sat on table. वो बंदा मेरे सामने था and he was trying to narrate his poetry to me. So it had a feeling to it. तो अब मैंने सोचा कि मैं सुन लूँ क्या लिखा है भाई साहब ने. The first line he said was मैं दर बदर घूम कर बेजार तन्हा. मैं दर बदर घूम कर बेजार तन्हा. He said it twice. And I was floored. The way that he said it, it felt like he meant it. I told him, don't tell me बाकी तुमने क्या लिखा है. I think I will sing it. I will compose it. So it has to have that impact. कभी मैं emails check करता हूँ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ भेजा होता है. Would you like to compose this or sing it? So I go through it. I don't connect with it. So I really think कि या तो उस इंसान को जिसकी मैं पोइट्री, जैसे गालिब का कलाम मैं बहुत कंपोज करना चाहता हूँ. So I either need to like have this person at a pedestal in my life. जैसे आमिर अमीर थे जिन्होंने इश्क लिखा है. I had kept him there. So I was like, he's an ideal person, ideal poet. तो उनका लिखा हुआ मैं गाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ, just like Ghalib. So I either have to have that thing in my mind, or you have to have a face-to-face conversation with me and tell me that why did this thought really come to you. किसने कहा है कि आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है? शुक्रिया. क्या आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है वोकल म्यूजिक में? जी नहीं, आई हैव नॉट ट्रेन्ड माई सेल्फ. वहाँ पे ऐसा था भी नहीं, कभी इंटेंट भी नहीं था कि आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर. तो आई हैव ओनली डन इट द वे दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल हैव डन इट. सुन के आई हैव लिसन्ड टू एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ म्यूजिक. वेस्टर्न मैंने उतना ज़्यादा नहीं सुना है, बट जितना भी म्यूजिक सब कॉन्टिनेंट से आए, एंड देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग पर्शियन एंड टर्किश, इवन रशियन. And now all the new forms of it. तो I think वहाँ से मैंने सीखा है. My ears could like get
कि अगर इसने ये पर्टिकुलर चीज गाई है वो उसने कैसे गाई है, एंड आई वाज टू इमिटेट इट, एंड इमिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स परस्यूइंग आर्ट, सो दैट्स व्हाट आई हैव डन. ओके, अगला सवाल है कि आपके हिसाब से प्यार क्या है, इश्क क्या है? Love, according to me, it's a very whole kind of a feeling. Whole kind of a feeling in a way कि mostly हमारे जहन में ऐसी बात है कि मैं उससे प्यार करता हूँ. अब मैं ये सोचूंगा कि वो मुझसे वापस प्यार कब करे, तो तभी मेरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन I think reciprocation is a bonus. If they reciprocate to you, you are just getting a bonus. It's just कि एक addition हो रहा है. Otherwise, if you love a person, it's you who's loving them. उनने कोई ठेका नहीं ले रखा है like to love you back. If it happens, it happens. And I believe कि if you're feeling love, feel the whole of it and be present in what you're doing. If you're trying to be a giver, just be a giver. Don't expect कि the other person would also like give something in return. It's not a barter. It's not a trade. So I think for me, the idea of love is whole. Favorite memory from the making of Jhelum song? Favorite memory from making the Jhelum song? I think, you know, how things in Kashmir are in terms of कि अगर आप एक art form pursue करना चाहते हैं तो it's very unconventional. तो पहले तो आपको अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, उनको कन्विंस करना है कि मैं ये कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और इसका कोई स्कोप है क्या, लाइक विल पीपल लिसन टू इट, विल पीपल बिलीव इन इट. सो माई फादर वेरी मच डिड नॉट बिलीव इन द राइटर दैट आई वॉज. ही थॉट कि वो दीवाना हो चुका है, उसका कोई पॉइंट नहीं है. बट द डे आई रोट झेलम, सो दिस वॉज वेरी मच राइट आफ्टर 2014 फ्लड्स जो सितंबर में आए थे वहाँ. I could see a different side of my father at that time. He is absolutely in love with Kashmir just like any other Kashmiri is. But then I could see the pain in him. मतलब we were on the safer side. हम flood hit नहीं थे. But then how he used to do whatever he could to send you know, the ration and everything to for the people who were flood hit. And my mom was also a big part of it. I saw them hugging each other and crying. The reason for them to cry was that Kashmir was in pain and Kashmiri people are in pain right now. So this prompted me to actually write the song. And when I wrote this particular song, I think जो मैंने उस वक्त feel किया ना एक you know, when you think that you have achieved something. So I was very able to translate this feeling into a piece of writing. And I think उससे ज़्यादा clarity किसी और piece of writing में मेरी थी नहीं, कि जो मैंने महसूस किया exactly मैं वो लिख पाया. You know, हमेशा वैसा नहीं हो पाता है. Because आपको at the end of the day you have to make the words rhyme and everything, and you have to make it sound a certain way. तो वो झेलम में हुआ था. I think the best memory about झेलम is that very point when I this evening went to my father. वो भी बैठे हुए हैं. Mama is there and everybody is there. So I said, I wrote a piece today. Would you like to listen to it? He's never interested. तब तक. So he said, ठीक है. So मैं सुनाने लगा. And I could like look at him and he was smiling. He was smiling for the first time in my entire life. The only person in the world that I need validation from is him. Nobody else. Like anybody can believe in anything and say anything to me. It just doesn't matter. What matters is what he said at that point. And he said, yeah, this is really nice. You know how a father-son relationship is, it's not that expressive, but he validated me for the first time in my entire life. And that is the best memory of Jhelum that He must be feeling really happy now. Yeah. He's pretty happy about it. अगला सवाल है कि हम फहीम सर से कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोक स्टूडियो बैंगर देंगे वो? कोक स्टूडियो बैंगर, अगर कोक स्टूडियो को मेरी ज़रूरत है, I would love to be a part of it because I've grown up listening to Coke Studio. I would love to do it. I mean, if they need me. Okay. आखिरी कुछ सवाल है. किसने लिखा है कि you talk of stream of consciousness. What does it mean and how do you implement it?
So stream of consciousness, I came across this concept very late in my life, but I realized that I was already practicing it. So I came to know about it in two ways. पहले तो I'm a student of literature, so उसमें एक thought है, there's a movement called stream of consciousness. जिस way में आप poetry लिखते हो. So what does stream of consciousness really do is you're writing something, but then you're not thinking about really like composing it. Consciously आप उस thought को नहीं सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ें इसमें लिखनी है. It's just coming to you. And the second way that I got to know about stream of consciousness was Zishan Nabi. Zishan Nabi is one of the producers from the trio. So he was doing this live session with his team, or he was trying to sing whatever was coming to his mind, not thinking too much about it. मतलब वो कभी इसने लिखा भी नहीं है, it's just एक riff बज रही है और उस पे उसने गाना शुरू कर दिया. So जब मैंने वो वीडियो देखी और उस पे कैप्शन था stream of consciousness, so I realized ये तो मैं भी करता हूँ, this very thing कि you're just playing an instrument. I don't know how to play an instrument, by the way. So somebody is just playing an instrument. और उस riff ने मुझे inspire किया कुछ कहने पे. So that's how one of the songs, Naad, was created. We musician friends, we had gone to Gulmarg. हम glamping कर रहे थे. And in the tent, there were around 10 people sitting. हम 10 लोग ऐसे बैठे हुए हैं. और Zishan is playing the guitar. Junaid Ahmed is playing the guitar. Yawar Abdal is singing. I am singing. So now comes a point when we decide to get into stream of consciousness. So Zishan is now playing a riff, and I start singing these words. वो मैंने कभी नहीं लिखे हैं, मैंने उस फीलिंग के बारे में कभी नहीं सोचा है, बट वो उस मोमेंट में स्पॉन्टेनियसली आ गई. एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट वी रिकॉर्डेड इट. सो later on, after 2-3 years, now it is going to become a song. So when you write it, just let it be. Don't edit it. That is the way you're keeping it as pure as it is. तो मैं उस वक्त सिर्फ एक मीडियम हूँ. वो थॉट मुझे इधर से मिल रहा है. You are not pushing for the thought is coming to you. Yes. Automatically. Yes. So that thing is so beautiful. I think Aankhein is a fair example of stream of consciousness. जब मैंने वो गज़ल लिखी थी, I was not thinking too much that I'm writing anything. The first line came, and I think all the lines just came into place. मैं कोशिश ही नहीं कर रहा था. And for 2 years I tried to compose it. नहीं हुआ मुझसे. Consciously. So one day what happened, 3 of us friends are sitting in a room. A person came with a guitar. तो मैंने कहा यार कुछ बजा दे. I want to like jam with you. So we started jamming, and the recorder is on, and all of a sudden I start singing Aankhein. And when I'm singing Aankhein, I don't know how it's going. So I wanted this very recording to be put on the platforms, because मैं ये जान चुका था कि शायद मैं इसको फिर से ना गा पाऊँ. So in order for me to record the song, I had to listen to it extensively. बहुत बारी सुनना पड़ा, because it doesn't have a certain pattern. This very song, the one I told you, is a free flow. So even the music production came out of stream of consciousness, because उसको Zishan ने ही produce किया है. So his approach to do music is very different. So the thing he did for the first time, he only layered it. Then we did not like take anything out of it. जो तुमने महसूस किया in the very first moment, that is the right and the purest form of the expression. That is the whole idea about stream of consciousness. आखिरी सवाल कि अभी आपके ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन लिसनर्स हैं स्पॉटिफाई पे, और भी बहुत लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं. जितने भी लोग आपके गाना पसंद कर रहे हैं, जितने भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ पसंद कर रहे हैं, आप कैसे उनके मन में रहना चाहोगे? तो सबसे पहले मैं अपनी जितनी भी फैमिली बन चुकी है, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आई डोंट वांट टू बी टाइप कास्टेड, कि दिस इज़ द सर्टन टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट ही मेक्स. अभी इश्क वाज अ मासी सॉन्ग, एंड
it was loved by a lot of people. But then the album, which is coming out on 25th of May, it's not necessary that हर गाना इश्क जैसा होगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं 10 चीज़ें फील करता हूँ. तो इश्क को जिस तरीके में बनाया गया था, दूसरा गाना मैं उसी तरीके में नहीं एक्सप्लोर करना चाहूँगा, बिकॉज देन वो एक रूटीन बन जाएगी कि हाँ यार इसका साउंड तो यही है. एक टाइम आएगा जब लोग उस चीज़ से पक जाएंगे. So rightly put by Laksh, he says Fahim is a genre agnostic artist. So I don't really believe in a genre. There are genres, but then I don't put myself in one genre. So I would want my family, my audiences to think ki we don't know what the next thing is going to be. So I've done a song like Galna, which has Punjabi lyrics in it. When it first came out, my mentor Irfan Bukhari said, when I saw the title, I knew like Fahim he's messed it up, he's lost it. Because being a Kashmiri, you're trying to attempt a Punjabi lyrics wala gana. So he said, I was not expecting you to be nice in it. But then when I heard the song, it was really beautiful. And you do not sound like a Kashmiri person in a Punjabi song. So I think that's also very important. So the audiences, this fact You ke, expect your audience to Yeah. treat you as genre agnostic. yes, and just go with the flow. क्योंकि मेरे लिए भी एक जर्नी है, उनके लिए भी एक जर्नी है. हर गाना एक स्टोरी है. स्टोरी को महसूस करके एक आगे नेक्स्ट सीन पे चलते हैं. सुपर. फहीम, एक्चुअली आपसे बात करके बहुत मज़ा आया. लाइकवाइज हमको आपके बारे में बहुत पता चला, हमको आपकी थॉट्स के बारे में पता चला, आपकी जर्नी के बारे में पता चला, इश्क जो इतना बड़ा गाना बना है उसकी जर्नी के बारे में पता चला, कश्मीर के बारे में बहुत कुछ पता चला, कश्मीर के म्यूज़िक के बारे में और कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चला. और जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा या सुनेगा, हम एक्चुअली हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था उससे यही समझाना चाहते थे कि लोगों को एक तो आर्टिस्टों का बैकग्राउंड और स्टोरी पता चले, और ये भी पता चले कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है. अच्छा. कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी गाना, सबकी जर्नी अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है, कोई फॉर्मूला या कोई सही तरीका नहीं है. विद दिस थॉट आई वांट टू थैंक यू अगेन फॉर बीइंग सो नाइस. It was a pleasure Do this to for be us. here. Thank you. Thank you. I think मैं बहुत grateful हूँ, honestly, to be on the podcast, because everybody that I've watched, they are already like a part of the game. So for me, as an indie artist, it really means a lot to be on the podcast. It was a overwhelming feeling for me in the beginning, but then we got comfortable and I think I really loved it. Couple of Kashmiri musicians को देखना चाहूँगा यहाँ पे in the music podcast. One being Mohammad Muneem Nazir, who leads Alif, and Khalid Ahmed, who leads Parvaz. I think their journeys to me have been very incredible, and I have seen these people as inspirations in my life, and their music and the philosophy of their music is just something which would inspire many people, or I would really want to and love to see them on the podcast.